हाँ भाई, तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। आई थिंक दैट इज़ रिलेटेड टू कंटिजेंट फ़ी। क्या ये हो चुका है? जल्दी बता दो भाई। दानिश, आमना, आफाक, अलीज़ा। अलीज़ा आपने भेजा भी था, मैंने भी देखा था। महक, मिशल, डन विद द क्वेश्चन? ओके, तो मैं यहाँ पे पहले रीड करता हूँ, फिर मैं माइक ओपन करता हूँ, फिर यू गाइस डिस्कस कि आपने क्या लिखा है इसके अंदर। सही है जी? बड़ा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना होता है ओवरऑल चीज़ों पे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि रिक्वायरमेंट ये कह रही है आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट वेदर द फी अरेंजमेंट डिस्क्राइब्ड अबव क्रिएट्स अ थ्रेट टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। यानी वो कह रहा है कि भाई अगर ये हमने जो भी चीज़ें ऊपर आपको सिचुएशन में बताई हुई हैं, क्या वो आपके लिए कोई थ्रेट क्रिएट करती हैं टूवर्ड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो देखते हैं सिचुएशन क्या है। वो कह रहा है डीजा वू a firm of chartered accountants has been engaged to perform statutory audit of Happy Mango Limited। ये जो शीशा पीते हैं उनको बखूबी नाम याद होंगे, ये दो फ्लेवर के नाम है। ओके जी। The engagement letter includes the clause the firm will charge an additional fee based on the standard hourly rate for each extra hour incurred, a contingent fee. During the planning meeting, a junior member of the audit team expresses concern that the above fee arrangement is not correct। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से यहाँ पे, क्या इस सिचुएशन के अंदर जो हमारी फी की अरेंजमेंट तय पाई गई है, क्या ये ऑल टुगेदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है? प्लीज ये लिख के बताएं। अच्छा, दानिश अली कह रहे हैं सर फर्म इंटेंशनली वर्किंग आवर्स बढ़ा देगी ताकि फी बढ़ा सके, इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा टू सम एक्सटेंड, हाउएवर दिस इज नॉट अ कंटिजेंट फी। अच्छा, दानिश अली कह रहे हैं सर ये एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा। बाकियों का क्या ख्याल है इसके अंदर? हाँ जी, अलीज़ा आपने भेजा था, आपने क्या लिखा था उसमें? महक, मिशल, सैफ। हाँ जी, बाकियों का क्या ख्याल है इसमें? एक्सेप्टेबल है फी अरेंजमेंट, दानिश कह रहे हैं। हाँ जी, बाकी जल्दी सबने बताना है भाई, सबके लिए सवाल था ये। ओके अच्छा, मैं वैसे यहाँ पे अलीज़ा जो आपने लिखा है उसको भी रीड कर लेता हूँ। ये हम चलते हैं यहाँ पे। ओके आपने लिखा डीजा वो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन एंगेज्ड टू परफॉर्म द स्ट्रेटजी ऑडिट हैप्पी मैंगो लिमिटेड। द एंगेजमेंट लेटर स्टेट्स दैट द फर्म विल चार्ज एन एडिशनल फी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड आर्ली रेट फॉर एक्स्ट्रा आवर्स इंकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। द जूनियर मेंबर रेज अ कंसर्न। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं अलीज़ा कि आपने रिप्रोड्यूस पूरी सिचुएशन को नहीं करना होता, खाली उस सिचुएशन से, यानी आपने पूरा सवाल को रिप्रोड्यूस कर दिया। दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। सही है? आप सिंपल एक काम करें, आप उसमें से अपना जो चीज़ है जो थ्रेड क्रिएट कर रही है वो उठा के लिंक कर दें कि भाई इस वजह से ये थ्रेड है इस प्रिंसिपल के ऊपर। यानी सिंपल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये लिखता सिंस द एंगेजमेंट लेटर कंटेन्स अ क्लॉज एडिशनल फी विल बी चार्ज बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा आवर इंकर्ड। फिर वहां से आप लिंक करते हैं उसको। सही है? फी इज नॉट अ कंटिजेंट फी एज इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑडिट फाइंडिंग्स। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैन बी अपीयर सिंस द फर्म कैन इंक्रीज वर्किंग आवर और द फी इज नॉट अ कंटिजेंट फी। ये तो बखूबी बात बेहतरीन तुम लोगों ने पिक की कि ये कोई कंटिजेंट फी नहीं है। रीजन बीइंग कि ये किसी ऑडिट के आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है। इस बात को मानते हो ना? ये प्रॉफिट पे बेस है, ऐसा है ना? ये किसी केस के जीतने पे मुश्तमिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कंटिजेंट फी के जुमरे में तो ये नहीं आ रहा। चलें आगे देखते हैं। Contingent fee is calculated based on the outcome or result of the work performed. In this case, the additional fee is based on the standard hourly rate for extra hours spent on the audit rather than outcome of the engagement. Therefore, the fee arrangement is not a contingent fee. बहुत अच्छा लिखा है तुमने, बहुत अच्छा लिखा है। Since the additional fee depends on the number of hours worked and not the results of the audit, it does not create a threat to compliance with the fundamental principles. Such billing arrangements are common in audit engagement where additional work may be required. Very good यार, ये इसमें बहुत लाजमी था लिखना, क्योंकि देखो आपने अगर अपने एंगेजमेंट लेटर्स पढ़े हुए हो ना तो आपको समझ आएगी ये बात कि ये अरेंजमेंट यूजुअल होती है। आपको पता है ना क्लाइंट कितने लोग ऐसे हैं ऑडिट वाले, क्या सभी इस बात को एग्री करेंगे कि क्लाइंट हमेशा डिले करता है ऑडिट का डेटा देने में ताकि आपको तंग करे और आप कम से कम चीज़ें निकाल पाएँ। ऐसा है?
कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ बैठा हो जो ये कह दे कि मुझे डेटा टाइम पे मिल जाता है? हाँ भाई, कोई ऐसा है तुम में? कोई ऐसा एक तो होगा। आमना कह रही हैं जी ये पता नहीं कौन सी फॉर्म में काम कर रही हैं, बट है तो है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा क्लाइंट है जो आपको डेटा टाइम पे दे देता है। हाँ भाई, डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। ओके, अच्छा पर वैसे एक बात बताओ, बात से बात निकली है तो, कि जब हम ये कहते हैं कि क्लाइंट ने आखिर में आपको डेटा दिया, तो यहां पे कोई थ्रेड अराइज होता है? वैसे तुमसे एक सवाल है, जेन्युइन सवाल है, कौन सा थ्रेड क्रिएट होता है? वैसे अगर वो सवाल में आपको डाल के पूछे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या फिर थ्रेड यहाँ पे आता है कि अगर आपको उसने डेटा डिले से दिया है, नियर टू द रिपोर्ट डेट दिया है, तो क्या मसला है, कौन से प्रिंसिपल को इफेक्ट करेंगे और क्या थ्रेड होगा? हाँ भाई जल्दी से बताओ, सोच क्या है, क्योंकि ये सवालों में आ सकता है ना, रियल लाइफ से तो पेपर बन के आता है। भाई अगर आपको डेटा लेट मिल रहा है तो आपका कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है? जल्दी बताओ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वेरी गुड, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे, ड्यू केयर से काम नहीं करेंगे, आप टेक्निकली अपनी जजमेंट भी कॉम्प्रोमाइज करोगे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आपकी डेडलाइन बहुत करीब आ जाएगी, आपकी डेडलाइन बहुत करीब आ जाएगी, ऐसा ही है। क्वालिटी ऑफ वर्क वुड बी कॉम्प्रोमाइज, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, तो इसके सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? जरा सोच के बताना, इसके सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? इसके सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? बड़े टेक्निकली बताना। सिंपल, आप सोचो आप इस सिचुएशन में होते तो क्या कहते क्लाइंट को कि आप ये थ्रेड अवॉइड करना चाह रहे हो, इस प्रिंसिपल को कंप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप क्या टाइम फ्रेम एग्री कर लेंगे? वेरी गुड। इन टाइम फ्रेम हम बोलेंगे जल्दी या एक्सटेंड करवा दें? अमीर जल्दी बताओ। ऑडिट की कंप्लीशन डेट को एनहांस कर देंगे। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि मैं एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स ले आऊं ज़्यादा तेज, यानी जो फुल चीते हों, ताकि हमारा काम तेज हो सके? क्योंकि देखो, एक जूनियर करेगा तो वो स्लो करेगा, एक सीनियर करेगा तो उसको डेटा गैदर करने में और उसको अरेंज करने में ज़रा आसानी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है क्लाइंट जब हमें डेटा देता है, वैसे आप लोग तो देखो, मैं तो आपकी वो रियलिटीज़ को छू के निकलूंगा जहाँ आपको फील कराएंगे कि हाँ यार ये तो होता है मेरे साथ। क्लाइंट आपको डेटा देता है कि क्या वो रेडिली ऑडिटेबल होता है या उसको आप अपने हिसाब से फिर चेंज करते हैं अपनी सैम्पलिंग के लिए? सारी चीज़ें रॉ डेटा होता है ना, तो अपने हिसाब से अपने मकसद के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं, ऐसा है। और बाज़ औक़ात वो आपको ऐसी चीज़ें देता है, हाँ पहले तो फॉर्मेटिंग करते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे फॉर्मेटिंग करने के बाद वही चीज़ चिपका देते होंगे, बोलेंगे यही हमारी वेरिफिकेशन है। ऐसा तो नहीं करते तुम लोग? हाँ, कि वही चीज़ चिपका दी, चलो भाई वेरीफाई हो गया, टिक 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 लगाए, इंस्पेक्टेड फ्रॉम द एग्रीमेंट, इंस्पेक्टेड डेट, पेमेंट वेरीफाइड। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है तुम में कोई पर्सनल अटैक फील हो रहा है? देखो सैफुल्लाह ने तस्लीम कर लिया कि ये होता है। हाँ भाई जल्दी बताओ, ऐसा तो नहीं है? तभी मैंने बात से बात निकाली है। मिशेल महक, अल्लाह की कसम है, सच बताना, कभी ऐसा किया? ऐसा ही होता, अल्लाह को मानो यार। अच्छा, मैं अगर तुम्हारा सीनियर मैनेजर डायरेक्टर होता तुम कभी भी मुझसे ये बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बोलते ही नहीं, बोलते नहीं सर हम तो सही करते हैं। दानिश अली, क्योंकि इंडस्ट्री साइड पे तो दानिश अली कहते हैं ये कौन सा ऑडिट है? बताओ भाई इसको, बच्चों कौन सा ऑडिट है ये? देखो, कहता है क्लाइंट की टीडीआर की वर्किंग हमारी वाली से अच्छी थी, वही चिपका दी। अच्छा देखो, एक बात है, सुने, इसमें भी एक चीज़ सिखाता हूँ। अच्छा, क्लाइंट की वर्किंग चिपका देना इज नॉट अ इशू एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपके प्रोसीजर में री परफॉर्मेंस भी आता है ना, जल्दी बताओ। आपके प्रोसीजर्स में री परफॉर्मेंस भी आता है ना, रीकैलकुलेट, री परफॉर्म, ऐसा है ना? तो आप री परफॉर्म कर सकते हो, सही है, पर वो आपको एक असर्शन वेरीफाई कराएगा। वो कौन सी असर्शन है? वैल्यूएशन। वो वैल्यूएशन एक्यूरेसी वेरीफाई करा देगा, बट व्हाट अबाउट एग्जिस्टेंस? उसके लिए तो आपने कंफर्मेशन भेजनी पड़ेगी, उसके लिए आपने डील टिकट्स देखने होंगे, वो तो सारी अपनी जगह है ना, जल्दी बताओ, वो तो सारे अपनी जगह है। तो सही है, वो वर्किंग चिपका के आपको एक चीज हासिल हो जाती है, बट दूसरी चीज पे रह जाती है। अलाइंड हो यहां तक? हाँ जी, ओके चलें, अब हम जरा इसको रीड कर लेते हैं। बड़ा बेहतरीन आप लोगों ने पिक की हैं चीज़ें। इधर हमने कहा था फी अरेंजमेंट में अपीयर टू गिव राइज टू अ सेल्फ इंटरेस्ट दैट द टोटल ऑडिट फी में इंक्रीज इफ एडिशनल टाइम
is required to complete the audit due to delays. However, the arrangement does not constitute a contingent fee. In this case, the additional fee is not linked to the audit opinion or audit finding, but is instead based on the actual time spent performing additional audit work. The increase in fee may arise solely due to additional audit hours incurred as a result of management delays, which is a commercially acceptable and transparent arrangement. Accordingly, no actual threat to compliance with the fundamental principle of integrity and objectivity is created. पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड हो तो कोई ऐसा बच्चा जिसने इससे हट के लिखा या सारे को आइडिया यही था? देखो अंग्रेजी कुछ भी हो सकती है, आइडिया मैच था, जल्दी बता दो, आइडिया अलाइन था आप लोगों का। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इसमें है नहीं ना, उल्टा ये मुझे लगता है मेरी ऑडिट क्वालिटी को एनहांस करने के लिए ज्यादा अच्छा है। क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। मेरी ऑडिट क्वालिटी को एनहांस करने के लिए ज्यादा अच्छा है ना, ये थ्रेड है नहीं ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट कैसे थ्रेड होगा भाई, मुझे बताओ। वो बोल रहा है लग रहा है देख के। दानिश भाई आपने शायद बोला सोल्यूशन में तो मेंशन है, पहले पढ़ो उसमें लिखा हुआ क्या है। अपीयर्स देख के लग रहा है, मैं अपीयर आपको देख के लगेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है, जबकि ऐसा है नहीं। अंग्रेजी पे फोकस करना भाई, मैंने बनाया, मुझे पता है ना लिखा हुआ क्या है। द फी अरेंजमेंट में अपीयर टू गिव राइज टू, सही है भाई। तो वो कह रहा है आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ यार कंटिंजेंट है, पे उसको आगे बयान किया है भाई कि कंटिंजेंट नहीं है, क्योंकि कंटिंजेंट फी का कॉन्सेप्ट ये है कि उस फी का जो दारोमदार है वो ऑडिट की फाइंडिंग पे डिपेंडेंट हो। पर मैं आप सबसे पूछता हूँ कि यहाँ पे ऑडिट की फाइंडिंग पे डिपेंडेंट है? जल्दी बताओ, क्या ऑडिट की फाइंडिंग पे डिपेंडेंट है? नहीं है। तो जब ऑडिट की फाइंडिंग पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो मैं क्यों पंचायत करूंगा? क्लैरिटी है बच्चों, जल्दी बताओ। ओके, अब आगे चलते हैं इसको लेके, आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, इसको ज़रा यहाँ फेंकते हैं और यहाँ बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट ए, हम हैं भाई इसके ऑडिटर। अच्छा, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, मुझे बताना इस क्लाइंट ने किया क्या, इस क्लाइंट ने किया क्या कि इस क्लाइंट ने भाई कंपनी बी को एक्वायर किया है, कंपनी बी को एक्वायर किया इस क्लाइंट ने। तो मुझे बताओ क्या इस क्लाइंट के ऊपर कंसोलिडेशन अप्लाई होती है? जल्दी बताएं। कंसोलिडेशन अप्लाई होती है सर? बिल्कुल होती है अप्लाई। अच्छा, अब जब ये कंसोलिडेशन करेगा तो क्या वो कंपनी बी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को किस पे लेके जाएगा? जल्दी बताओ। फेयर वैल्यू पे। अच्छा, और फिर फेयर वैल्यू पे लेके जाने के बाद वो ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स भी देखेगा। ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स यानी कस्टमर लिस्ट वगैरह हो गई, ब्रांड नेम हो गया। ऐसा ही है जैसे टेलीनॉर वाली एग्जांपल में, अगर पीडीसीएल ने टेलीनॉर को खरीदा तो आपको क्या लगता है उसकी कस्टमर लिस्ट उसके लिए इंटेंजिबल नहीं होगा? जल्दी बताओ। उसकी कस्टमर लिस्ट उसके लिए इंटेंजिबल नहीं है, बिल्कुल है, ब्रांड भी है, तो वो तो बना बनाया मेरे पास, उसकी किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, क्योंकि टेलीनॉर को नहीं पता है कि उसने कितने में बनाया। बट हाँ, अगर वो मार्केट में बेचने जाता तो वो तो बिकती, वो तो अलग से बिकती, तो उसकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मैंने जब इस कंपनी को खरीदा है तो उस कंपनी की वैल्यू में वो भी होगा, तो उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करके हमें रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब हुआ ये, क्लाइंट ये कह रहा है ऑडिटर को, और हम कहते हैं हम ABC अकाउंटेंट्स हैं, हम ABC अकाउंटेंट्स हैं। अच्छा, क्लाइंट ABC अकाउंटेंट को ये कह रहा है कि भाई मुझे आप वैल्यूएशन सर्विसेज दे दो, मुझे आप वैल्यूएशन सर्विसेज दे दो। सही है, मुझे बता दो कि भाई कौन कौन से इंटेंजिबल हैं मेरे पास, मुझे बता दें, आप आइडेंटिफाई करें। सही है, कौन कौन से इंटेंजिबल हैं।
अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे इंटेंजिबल आइडेंटिफाई करना है। ये कौन कह रहा है जल्दी बताओ, ये कौन कह रहा है? क्लाइंट ए कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने ऑडिटर से कह रहा है। पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या ये एंगेजमेंट मैं कर सकता हूं? क्या ये एंगेजमेंट मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये जो एंगेजमेंट करने को बोल रहा है ना, इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन सर्विसेज। वैल्यूएशन सर्विसेज। पर आपको नहीं लगता कि अगर मैं ये करूंगा तो एक थ्रेड राइज होगा? एक थ्रेड राइज होगा, कौन सा? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू, बिल्कुल सही बोला, सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू यार, सेल्फ रिव्यू। पहले तो अपने काम को रिव्यू करूंगा ना। अच्छा, फिर मैं, मुझे पता जो उसने इंटेंजिबल की वैल्यू निकाली होगी, मैं बाद में भर निकालूं तो मैं बोलूंगा गलत है वैल्यू? तुमसे पूछना, क्या मैं बोलूंगा गलत है वैल्यू? नहीं है, मैं मना करूंगा हमेशा। अच्छा, मुझे लगता है कि सर ये यहां पे ये भी आ जाएगा, एडवोकेसी। मैं तो दावा करूंगा कि हाँ भाई ये हमने बनाई है रिपोर्ट। क्या ख्याल है? मैं तो क्लेम करूंगा ना कि हमसे अच्छी तो कोई कर नहीं रहा, तो ये एडवोकेसी भी आ गया। पर ये किस प्रिंसिपल को हिट करेगा? किस प्रिंसिपल को हिट करेगा? ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही बोला। और इंटेग्रिटी सर, प्रोफेशनल बिहेवियर भी। प्रोफेशनल बिहेवियर भी आ गया, ऐसा ही है। यानी ये आपके प्रिंसिपल ब्रीच होंगे इससे। प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, ये आगे सारी कहानियां वापस आएंगी ना, इसका वैल्यूएशन सर्विसेज का अलग से सेक्शन भी है। पर मैंने कहा चलो आपको लिंकिंग करके कराते हैं ना पूरा, क्योंकि इस बार तो पता नहीं, मैं रीड कर करके थक गया हूँ, रिवाइज कर करके, कि मैं तो अपनी फर्म में ISQM अप्लाई अलग करवाता हूँ, यहाँ पे मेरी जिंदगी अजाब हो गई है इसको रीड कर करके। बहुत लेंदी हो गया, बहुत लेंदी हो गया। तो हमने सही डिसीजन लिया कि हमने उसको लाइव कवर करना है। अच्छा, आगे सुने। हुआ ये कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ऑडिटर ये सर्विसेज परफॉर्म कर सकता है या इसको मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट टू FS होगी? जल्दी बताओ। हाँ भाई, जल्दी बताओ। ये सिग्निफिकेंट टू FS होगी? सिग्निफिकेंट टू FS होगी ना पूरे ग्रुप अकाउंट्स के। और आप लोगों ने मेरे साथ आज 600 भी किया हुआ, ये भी याद है ना ग्रुप अकाउंट्स में ग्रुप की वैल्यू। मुझे बताओ, आप जब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे तो ग्रुप ऑडिटर आप हो ना, तो आप अगर ग्रुप ऑडिटर हो मेरा भाई, तो आप ये कहोगे ना कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट वो कंसोलिडेटेड FS में जो एक नंबर आ रहा है वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, क्या वो पूरे FS की मद में मटीरियल होगा? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ FS में मटीरियल होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई जब बिल्कुल मटेरियल होगा तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आप इंडिपेंडेंट थे। भाई आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज थी। उसमें मेजॉरिटी फिगर्स ऐसी होंगी कंसोलिडेशन में जो आपने लपेट दी होंगी, क्योंकि आप अपने आप को कभी भी चैलेंज नहीं करोगे। यहां तक अलाइंड हो? ये बात भी समझ आती है। अच्छा, अब हुआ ये कि हमने इस एंगेजमेंट को क्या कर दिया, क्या करना चाहिए हमें बताएं? डिक्लाइन, रिजेक्ट कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए, डिक्लाइन कर देना चाहिए? सर कर दिया डिक्लाइन। अच्छा, अब ये ABC अकाउंटेंट ने कहा कि यार चलो भाई, हम तुम्हें KPMG में रेफर कर देते हैं यार। हाँ भाई, और KPMG को कहा कि भाईजान हेलो, ये मैं तुम्हें बिजनेस दे रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तुमसे सिर्फ एक अपना कमीशन ले लूंगा जिसको मैं कह रहा हूँ रेफरल फी। हाँ भाई, क्या KPMG इंडिपेंडेंट है अब? क्या KPMG इंडिपेंडेंट है अब? जल्दी बताओ। KPMG इंडिपेंडेंट है? यस, ओके। तो मुझे बताओ अब, क्या KPMG ये टास्क परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती?
जल्दी बताओ, क्या KPMG ये टास्क परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती? हाँ भाई, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कर सकती है। सर KPMG से वैल्यूएशन सर्विस देगी? नहीं बेटा, कुछ और भी देगी। मतलब वैल्यूएशन की बात हो रही है ना, और क्या देगी? मतलब कहने का मतलब ये ऑडिट तो मैं कर रहा हूँ ना, और क्या देगी KPMG भाई? अबे तो ऑडिट क्लाइंट तो मेरा ही रहेगा ना भाई, वैल्यूएशन सर्विस के लिए गया उसके पास। पूरी एग्जाम्पल की तुमने ना, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई ऑडिट मेरे पास है, मैं नहीं कर सकता उसकी वैल्यूएशन सर्विस, मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने उसको भेज दिया वैल्यूएशन सर्विस के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या KPMG ये सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता? क्यों चुप हो? अच्छा मिशेल कह रही है यस दे सकता है, ओके डन हो गया। बाकी बच्चे, अलीजा, दानिश कह रहे हैं यस दे सकते हैं। अच्छा आफाक कह रहे हैं ओके वेरी गुड दे सकते हैं। अच्छा जब ये सर्विस दे सकते हैं तो क्या अब कोई थ्रेड बचा? अच्छा देखो थ्रेड KPMG के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। सही है, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। पहले बताओ जब मुझे वैल्यूएशन सर्विसेज के लिए बोला गया था तब कोई थ्रेड आया था? तब कोई थ्रेड आया था जब मुझे वैल्यूएशन सर्विस के लिए बोला गया था? जवाब है यस। हमने उसको डिक्लाइन कर दिया कि थ्रेड एलिमिनेट हो गया। हमने जब उसको डिक्लाइन किया तो क्या थ्रेड एलिमिनेट हो गया? सर डेफिनेटली यस एलिमिनेट हो गया, डेफिनेटली यस एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब मुझे एक और बात बताओ, ये भी मान लिया चलो एलिमिनेट हो गया। अब मैंने कहा कि भाई यार बाहर में जाओ, मेरे को नहीं करनी है, मुझे ये इंडिपेंडेंट दिखना है थर्ड पार्टी की नज़र में भी। तो दो चीज़ें थी, इंडिपेंडेंस इन माइंड भी आ गई, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी आ गई। कोई और देख के बोलेगा हाँ भाई सही काम किया मैंने, माइंड तो है ही मेरा फ्री, क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्टिवली काम करूंगा, मुझे कोई अपनी जजमेंट को चैलेंज ही नहीं करा जो मैंने खुद की है। मैंने इस चीज़ से बचने के लिए मैंने कहा भाई रुक यार तेरी बात कराता हूँ। मैंने KPMG के पार्टनर को कॉल की, मैंने कहा भाई ये सर्विसेज देनी है, पर सही है यार इतना कमीशन में ले लूँगा आपका काम कराने के लिए, दैट्स इट। मैं आपसे पूछता हूँ क्या अब कोई थ्रेड बचा? हाँ भाई, अमीर हमजा कह रहे हैं नहीं बचा, मुस्तफ़ा कह रहे हैं, आफाक कह रहे हैं नहीं बचा, बाकी बच्चे, दानिश कह रहे हैं नहीं बचा। हाँ जी ऐसा है, और बताओ बाकी, भाई बाकी भी बैठे हुए ना। अमीर, आफाक, दानिश सेज नो कि नहीं है। हाँ भाई मिशेल, महक, अलीजा, जल्दी आपका क्या व्यू पॉइंट है कि थ्रेड है या नहीं है? महक कह रही है नहीं है थ्रेड। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि थ्रेड है। थ्रेड है, कैसे है? सेल्फ इंटरेस्टेड है, बिल्कुल सही बोला। आए बताते हैं कैसे, यही तो पूरी कहानी सिखानी थी। अच्छा स्टिल इसके अंदर सेल्फ इंटरेस्टेड है, कैसे मुझे बताओ? कमीशन लेना तो राइट है, वो बोल रहा है। अभी सवाल करते हैं ना, एक मिनट। कमीशन लेना राइट है, बट उसमें थ्रेड क्या है वो ज़रा देख लेते हैं ना। सुने, देखिए अलीजा पहले बताओ, हमने जब अपना काम सामने वाले को रेफर किया KPMG को, क्या मैंने उससे रेफरल फी ली? सही है, मैं ले रहा हूँ। सवाल ये है क्या ये रेफरल फ़ी जब मैंने किसी और को दी तो मैंने सबसे पूछा, इंटरनेट रुक रहा था। अच्छा जी ओके, सुने, मैंने कहा जब मैंने रेफरल फ़ी किया, एक अरेंजमेंट किया रेफरल फ़ी का, तो मैंने कहा पहले तो ये देख लो मैंने काम खुद नहीं किया तो मेरा तो थ्रेड खत्म हो गया था, पर अब मैंने ये उठा के काम किसी और को दे दिया, मैंने कहा मैं तुझसे कमीशन लूँगा काम करने का। उसने बोला सही है। मैंने इन सबसे पूछा कोई थ्रेड है? इन सब ने मना किया नहीं है, सिवाय 2 बच्चों के, सिवाय 2 बच्चों के। सही ना, सिवाय 2 बच्चों के, बाकी कुछ भी नहीं था। अच्छा सुने, सिवाय 2 बच्चों के जब हमने कहा कि भाई है, तो मैंने कहा यार थ्रेड तो है, थ्रेड कैसे तो इस बात को समझते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अपना कमीशन हथियाने के लिए किसी ऐसे वैसे बंदे को रेफर कर दूं जिसकी कॉम्पिटेंसी ही ना हो, और मैं उनको प्रोवोक करूं कि भाई तुम्हें ये लेना है बिजनेस तो तुम करो? तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो प्रोफेशनली बिहेव ही नहीं किया, मैंने तो अपनी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, जो कि प्रोफेशनल जजमेंट के तहत, इंटेग्रिटी के तहत तो मुझे काम रेफर ऐसे बंदे को करना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जिसको काम आता हो। तो मुझे बताओ, तुम अल्लाह की कसम खा के भी कह दो कि यार नहीं नहीं मैंने ये सारे स्टेप्स लिए होंगे। वो देखो ये क्या कह रहा है, दानिश कह रहा है KPMG है सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ KPMG है सर, बट क्या उसके अंदर जो वैल्यूएशन का बंदा बैठा हुआ है, डू यू नो कि वो कॉम्पिटेंट है? उस पर कॉम्पिटेंस के क्या चेक्स लगाए तुमने? पहले तो इस बात का जवाब दे दो। KPMG ये ब्रांड है, मान लिया ब्रांड है, सही है, पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई क्या आप दुनिया को ये बता पाओगे, थर्ड पार्टी की नज़र में ये कहला पाओगे कि नहीं यार आपने सारे इंडिपेंडेंस चेक लगाए थे,
आपने सारी इवैल्यूएशन की थी करने से पहले, भाई ये आपका काम ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है भाई। वर्क ऑन कॉम्पिटेंस, ये वो सारी चीजें किसको करना चाहिए? मैनेजमेंट को करना चाहिए। इसी बात से बात निकालता हूं, क्या आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर सकते हो? मैं तुमसे पूछता हूं। अब वो सही कह रहा है ना, केपीएमजी में बैठ के एआई से करवा लिया, क्या भरोसा, ये भी बात है। सुने, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद अज्यूम कर सकते हो? जल्दी बताओ, क्या आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद अज्यूम कर सकते हो? तो यहाँ पे जो थ्रेट आ रहा है ना, रेफरल फी की वजह से आ रहा है, क्योंकि देखो यार, मैं अपना कमीशन खाने के लिए किसी भी बंदे को टिका दूंगा ये असाइनमेंट, ताकि मेरा पैसा बन सके। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, यहां तक बात अलाइंड है? तो रेफरल फी का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि अगर रेफरल फी जा रही है तो रेफरल फी में ये थ्रेट रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे को रिकमेंड कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि कर रहे होगे, कर सकते हो, कि जिसकी औकात ही ना हो वो काम करने की, जो कॉम्पिटेंट ही ना हो, जो केपेबल ही ना हो, आप उसको काम संभालो। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे, आपने इंटेग्रिटी से काम नहीं किया, और आपने ऑल टुगेदर अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और जब अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, अब जब ये काम करके देगा, सुनना बड़े फोकस की बात है, जब ये काम करके देगा, आपने भी तो कमीशन खाया हुआ है इससे, क्या ख्याल है? आपने कमीशन खाया हुआ है इससे, तो ये बोल सकता है ना उसको कि भाई देख तेरे को मैं कमीशन दे रहा हूँ, फिर चूंचा नहीं करना इसमें, ये फिर सेल्फ इंटरेस्ट आएगा मेरा? जल्दी बताओ, क्या मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा? वो यही बोलेगा ना भाई इसमें चूंचा नहीं करना, जो मैं काम करके दूंगा, फिर रोना नहीं आके कि इसमें ये वैल्यूएशन गलत है, इसमें ये अजम्पशन गलत है, सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना। तो क्या ये थ्रेड भी आएगा आपका? जल्दी बताओ। इंटिमिडेशन बिल्कुल ऐसा है, उसकी तरफ से आ सकता है, ऐसा है बच्चों? जल्दी बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं काम तो डायरेक्ट कंपनी को देगा ना? कैसी फजूल बात की दानिश फिर तुमने। अबे काम अगर डायरेक्ट कंपनी को देगा तो उस काम को रिव्यू कौन करेगा? प्लीज लिख के बताओ सारे बच्चों, उस काम को रिव्यू कौन करेगा? जल्दी बता दो। ऑडिटर, ईवाई बोला अच्छा रिव्यू भी करना है ना। अबे तो क्या काम थमा के क्या तुम बैठ जाओगे? और फिर आपको पता है क्लाइंट क्या कहेगा? अगर आपने गलती निकाली, आप सोचो, अगर आपने गलती निकाली, क्लाइंट आपको क्या कहेगा? सोचो क्या कहेगा, लिख के बताओ जल्दी से। अगर आपने गलती निकाली, क्लाइंट आपको क्या कहेगा? हाँ भाई, इफ मिस्टेक हाईलाइटेड हाँ भाई, क्लाइंट क्या कहेगा? क्लाइंट विल से कि आप ही ने रेफर किया था, यू रेफर्ड। तो क्या यहां पे एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा? एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा कि आपने तो भाई आप ही ने रेफर किया था, आप ही ने रेफर किया था, अब आप भुगते हैं इसको। क्या ख्याल है? जल्दी बताओ। बेहतरीन सीन है। तो ये हमने एडवोकेसी थ्रेड यहां पे कनेक्ट कर दिया इसको, ये आ गया हमारा एडवोकेसी थ्रेड। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं सीन, ये तो मैं तुम्हें बताता हूं सीन क्या होता है। एक क्लाइंट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा था, हाईलाइट ही ना करें मिस स्टेटमेंट प्लीज। अबे प्लीज क्यों लिख रहा है? क्या हुआ? प्लीज क्यों लिख रहा है? हाईलाइट ही ना करें मिस स्टेटमेंट प्लीज। अच्छा उसके ऊपर प्लीज लिख रहा है। भाई 15 से 20 नंबर वेटेज है, यानी 15 से 20 नंबर वेटेज है। तो तुम्हें मसला क्या है, कितनी वेटेज है? हाँ भाई दानिश भाई, मसला क्या है जानी? इशू क्या है? इशू नहीं समझ आया मुझे। कितनी भी है, क्लास चल रही है, काम की बात करना यार जानी। इधर चलो आगे सुनो। ओके, ये हो गया एडवोकेसी हो गया, सही है भाई। पहले बताओ यहां तक अलाइंड है, रेफरल फी से क्या क्या थ्रेड अराइज हो सकते हैं, किस किस प्रिंसिपल पे जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी ओके, अब मैं बता रहा था क्लाइंट का, वही ना, तुमने फिर अटेंशन डाइवर्ट कर देते हो ना यार बिला वजह की। इधर सुनो, मतलब ये बड़ी बच्चे वाली बातें यार। तुम कंटेंट खोलो, तुम्हें पता लग जाएगा ना मार्किंग स्कीम क्या है, सीधी सीधी। मतलब मैं इसकी वेटेज है 20 नंबर यार, 20 नंबर का मतलब एक सवाल आएगा, सही है, तो मतलब उसको आपको तैयार करके जाना ना यार पूरे अच्छे से, सही है। क्या एनीवे सुने आगे सुने आगे सुने आगे सुने आगे सुने। इधर क्लाइंट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा था, उसने मुझे कॉल की।
अच्छा उसने मुझे कुछ फैक्ट्स आधे अधूरे बताए, अच्छा मैंने उस आधे अधूरे फैक्ट के ऊपर उसको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी, बड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, अच्छा वो क्योंकि अभी कॉन्फिडेंशियल है वही नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता आगे। जब मैंने उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी तो उसने पता है बाद में पार्टनर के सामने कोड किया कि यार आकाश गलती निकाल ला, आकाश ने ही मुझे सजेस्ट की थी। मैंने कहा भाई हेलो, मैंने सजेस्ट तब की थी जब तुमने मुझे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बता दिए, मैंने ईमेल खोल के रख दी सामने। मैंने कहा ये तुम्हारी तरफ से, तो तुम इसके ऊपर तो यही बोलूंगा ना। पार्टनर ने बोला हाँ आकाश तो सही कह रहा है, और भाई अगर आकाश सही कह रहा है तो आकाश ने सजेशन दिया, तो मैं तुमसे पूछता हूँ अभी आगे टॉपिक करवाना है मैंने, क्या क्लाइंट को नॉर्मल कोर्स ऑफ आपके ऑडिट के अंदर सजेशन देना मना है या अलाउड है? जल्दी बताओ। नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में सुन अपनी बात, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट के अंदर, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट के अंदर जो आप सजेशन देते हो अलाउड है या मना है? अलाउड है। अच्छा अलाउड है एज लॉन्ग एज आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम ना करो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम ना करो, यानी आपने सजेशन दी, एक्सेप्ट करना या ना करना किसकी जिम्मेदारी है? जल्दी बताओ, एक्सेप्ट करना या ना करना किसकी जिम्मेदारी है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, एक्सेप्ट करना या ना करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की है। अच्छा व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, सुनो 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 सुनो, फिर इसी से एक बात निकलती है, इसी से एक बात निकलती है जो हमारा टॉपिक भी है आज का ना, वो भी चलो बातों बातों में मैं कवर कराता हूँ। सुनो, क्योंकि कहानी में सुनने में मजा आता है ना, तो थियोरेटिकल तो बड़ा वो हो जाता है। सुने, अब हुआ ये कि आप किसी क्लाइंट पे गए, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ, आप किसी क्लाइंट पे गए, आप क्लाइंट को बोलते हो, वो बोलता है पक्का ना, आप बोलते हो पक्का, वो एंट्री मार देता है। मुझे बताओ क्या जो मैंने एग्जाम्पल दी अभी, क्या उसमें क्लाइंट का कोई नॉलेजेबल बंदा बैठा हुआ है जो चैलेंज करे, जो सोचे, जो इंटरप्रेट करे और फिर कंक्लूड करे? ऐसा कोई बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ। आप जो बोल रहे हो कर रहा है, जो बोल रहे हो कर रहा है, जो बोल रहे हो कर रहा है। यहां थ्रेट अराइज होता है, यहां थ्रेट अराइज होता है क्योंकि सामने वाली पार्टी का कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो कि जिम्मेदारी को तस्लीम करे, आपकी सजेशंस को सोचे, परखे और फिर फैसला ले। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जनरली आप जब क्लाइंट को रिकमेंडेशन देते हो किसी भी मैटर के ऊपर ड्यूरिंग द ऑडिट, वो अलाउड है? पहले बताओ हाँ या ना में जवाब दो, वो अलाउड है? किसी भी मैटर पे जब आप सजेशन दोगे वो अलाउड है? यस अलाउड है। बट अगर ऐसा हो कि जब आप देख रहे हो कि सामने वाले को जो सजेशन दी जा रही है तो काउंटर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नॉलेजेबल सीनियर मैनेजमेंट का बंदा अवेलेबल नहीं है जो आपसे कोऑर्डिनेट करे, जो आपको चैलेंज करे और आपसे पूछे इसके बेसिस क्या है, फिर उसको डेलिब्रेट करे और फिर सीनियर मैनेजमेंट से कंसल्ट करके रिकॉर्ड करे, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई सेफगार्ड अवेलेबल नहीं है। तो इवन दो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं तब भी क्या ये ऑल टुगेदर थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो ऐसा नहीं लग रहा जो मेरी वाली एग्जांपल है, ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें मैं सजेशंस दे रहा हूं उसमें मैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि सामने उसको देखने वाला कोई है ही नहीं, जो बोलूंगा हो जाएगा। जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी बताओ, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना भाई? अगर मैं ये कह रहा हूँ, सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर फॉर एग्जांपल सामने कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, तो ऑल टुगेदर जो मैं कहूँगा वो एंट्री डल जाएगी। तो क्या अब एक थ्रेड राइज हो जाएगा कि यार जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा, तो ये तो मैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम करके बैठा हूँ, यानी मैं खुद ही एफएस बना रहा हूँ, खुद ही एंट्रियाँ पार कर रहा हूँ। क्या मैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर सकता हूँ? क्या मैं एफएस बना सकता हूँ? क्या मैं जीएल में एंट्री पार कर सकता हूँ? नहीं, आई डोंट हैव द राइट टू डू दिस। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? अच्छा वैसे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में अगर मैं एक एक करके आपको गिनवाऊं तो आपको समझ आएगी कि आता क्या क्या है। पहले बताओ अलाइंड हो यहाँ तक? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो तो आगे चलेंगे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक अलाइंड हो? एक एक करके फिर आगे चलना है, मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बतानी है। ओके आगे सुने। अच्छा मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में क्या ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट रखा हुआ, तो लेट्स से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट ने बोला भाई ये कंट्रोल्स लगा लो, क्या बीइंग अ ऑडिटर मैं वो इंटरनल कंट्रोल लगाने या नहीं लगाने, क्या ये डिसाइड कर सकता हूँ या मैनेजमेंट करेगी? सोच के बताना। क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ या मैनेजमेंट करेगी कि इंटरनल कंट्रोल की ये रिकमेंडेशन सही है या नहीं है? जल्दी से। मैनेजमेंट करेगी। अच्छा आगे सुने, फिर मैं ये कह रहा हूँ मैनेजमेंट करेगी, ओके। अच्छा फिर मैं ये कह रहा हूँ कि सही है यार,
मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहा हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इसको इसकी सब्सिडी बना दो, टैक्स हेवन में ले जाओ, क्या ये सारे डिसीजन स्ट्रेटजी वगैरह के मैं ले सकता हूँ या मैनेजमेंट लेगी? अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आप करने लग गए तो उसमें सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, सारे थ्रेट आ जाएंगे आपके सामने। तो यही तो बात से बात निकली ना, ये सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हैं जो आप अज्यूम नहीं कर सकते। और फिर वो आगे ये भी कहता है, फिर आगे वो ये भी कहता है, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिव्यू के लिए सेफगार्ड करो ऑडिट टीम सेपरेट फ्रॉम द ऑडिट टीम। नहीं, ये तो इसमें तो बात ही नहीं है ना जानी, ये तो बात दूर की बात है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये किसी कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन की नहीं है, ये कोड ऑफ एथिक्स के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो ये आज मैं मुद्दा ही लाया था कि यार आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिमाग में फिक्स करके जाना है। पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड हो? तो यहाँ पे तो देखो अलग अलग टीम्स करना, ये वो दैट डजंट मैटर। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, एडवाइजरी सर्विस सेपरेट फ्रॉम ऑडिट। नहीं, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, क्या मैंने अभी एडवाइजरी सर्विस की बात की है या मैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ? सवाल दो अलग है मेरे, जल्दी बताओ। तो मैं कह रहा हूं आप पूरे कोड ऑफ एथिक्स में जहां भी ये पाओ कि आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर रहे हो, तो वो तो इटसेल्फ थ्रेट क्रिएट करेगा। पहले बताओ, बात समझ आती है? वो तो इटसेल्फ एक थ्रेट क्रिएट करेगा कि आपने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर ली है। तो ये किसी सेक्शन पे मुश्तमिल नहीं है, ये ओवरऑल बात है कि किसी भी सवाल में उड़ के आ सकता है। तो आप यहां से बातें लिख सकते हो कि यार वी कैन नॉट अज्यूम द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी सवाल में लिखा हुआ देखो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैंने सजेशन दी है, तो क्या आप ये लिखोगे जनरली इट डज नॉट क्रिएट एनी थ्रेट? प्लीज लिख के बताओ। अगर आपने सजेशन दी है तो क्या आप ये लिख सकते हो कि जनरली इट डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट? जल्दी बताओ लिख के। अब हमेशा लिखोगे ये कभी भी थ्रेट नहीं क्रिएट करता अनलेस देयर इज अ पर्सन sitting at the side of the management who decides whether to accept the suggestion or not. वो इतना नॉलेजेबल हो, इतना एक्सपीरियंस हो कि आपको चैलेंज कर सके। अब मुझे बताओ, क्या अब ये थ्रेट एलिमिनेट हो गया? हाँ या ना में जवाब दो। अब ये थ्रेट एलिमिनेट हो गया, पर अगर ये सामने कोई बंदा नहीं है तो आप रिकमेंडेशन दोगे, वो भी थ्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर रहे होगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। पहले बताओ अलाइंड हो यहाँ तक? जल्दी से। तो मैं रेफरल फी का एक और कॉन्सेप्ट करा दूं, सही है? ये मैं दिखा भी देता हूं, 1 मिनट। ये रहा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व controlling, leading, directing an entity including making decisions regarding the acquisition, deployment and control of human, financial, technological, physical, intangible resources। क्या सारे काम मैं कर सकता हूं या ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? जल्दी लिख के बताओ। हाँ भाई, तो अगर ये मैं करने लग गया तो क्या सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा? क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे उसमें आता क्या क्या है? सेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, हायरिंग और डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू एम्प्लॉय वर्क्स ऑफ द एंटिटी, ऑथोराइजिंग ट्रांजैक्शंस, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स, deciding which recommendation of the firm or third parties to implement, taking responsibility for preparation of FS, strategic policy, hiring dismissal। पहले बताओ क्या ये सारे काम मैं कर सकता हूँ? अच्छा दानिश, आप जो कह रहे हैं नेटवर्क फॉर्म, मैंने क्या अभी नेटवर्क फॉर्म आपको बता दिया क्या होता है? सवाल है, प्यारा सा मासूम सा सवाल है मेरा आपसे, इतनी सी बात है, क्या मैंने आप लोगों को नेटवर्क फॉर्म का कॉन्सेप्ट दे दिया है? नहीं दिया, आगे जाके दूंगा। अभी आपने प्लीज चुपचाप बैठे रहना जैसे मैं लेके चल रहा हूं। यानी तो एक थीम है ना, एक थीम है ना। नेटवर्क फॉर्म, चलो ये कह रहा है, इसको मस्ती है, इसके उस कीड़े को मारने के लिए हम खाली बात कर लेते हैं यहाँ पे। इधर नेटवर्क फॉर्म है क्या भाई? एक बात बताओ, EY पाकिस्तान है, EY दुबई है, EY ओमान है। अच्छा, अगर मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं एक सादा खुशबू एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, सही है, कंपनी ए। कंपनी ए की सब्सिडरी बैठी हुई है कंपनी बी, और ये ओमान में है। तो मुझे बताओ, क्या मैं EY ओमान के कुछ लोग
हर चीज की सीक्वेंस होती है ना यार दानिश। क्या मैं EY ओमान के कुछ लोग यूज कर सकता हूं? हाँ भाई, क्या मैं EY ओमान के कुछ पर्सनल यूज कर सकता हूं, टीम यूज कर सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दे दो। टीम यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, ये जो टीम मैं यूज करूंगा तो मैं तो ग्रुप ऑडिट भी कर रहा हूं, मैं तो ग्रुप ऑडिट भी कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ग्रुप ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ये जो EY ओमान की मैं टीम यूज करूंगा, ये जो EY ओमान की मैं टीम यूज करूंगा, क्या ये लोग भी एंगेजमेंट टीम का पार्ट कहलाएंगे? जल्दी बताओ, क्या ये लोग भी एंगेजमेंट टीम का पार्ट कहलाएंगे? अच्छा, सबसे पूछ रहा हूं, मतलब सबका मतलब होता है जो सबके सब क्लास ले रहे हैं। सबका मतलब क्या होता है? जो सबके सब क्लास ले रहे हैं। हाँ भाई, क्या ये एंगेजमेंट टीम का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, इस बात का जवाब दो। यस सर, ये एंगेजमेंट टीम का पार्ट होंगे। क्या ये लोग भी इंडिपेंडेंट साइन करेंगे? ये लोग भी इंडिपेंडेंट साइन करेंगे? सर डेफिनेटली ये लोग भी इंडिपेंडेंट साइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंपनी ए पे अप्लाई हो रही हैं, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंपनी ए पे अप्लाई हो रही हैं, तो क्या वही इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंपनी बी पे अप्लाई होंगी जो ओमान में बैठी हुई है? ये मैंने 600 में भी करवाया, भी वापस करवा रहा हूं, जो ओमान में बैठी हुई है, क्या उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेम अप्लाई होंगी? सेम अप्लाई होंगी। अच्छा, पर ये जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेम अप्लाई हो रही हैं, ये जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेम अप्लाई हो रही हैं कंपनी बी की एंगेजमेंट टीम पे, ये जो EY ओमान है इस पे अप्लाई हो रही है टेक्निकली? हाँ भाई जल्दी बताओ, इस पे अप्लाई हो रही है? यस। अच्छा, जब इस पे अप्लाई हो रही है तो ये है क्या सर? ये कहलाती है नेटवर्क फर्म, कि हम एक ही प्रोसेस यूज कर रहे हैं, एक ही लोगो यूज कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं रिसोर्सेस, पॉलिसीज, लोगो, नेटवर्क यही यूज कर रहा हूं तो वो क्या कहलाती है? जल्दी बताओ, क्या कहलाती है वो? जल्दी बताओ। नेटवर्क फर्म, कि मेरे ही नेटवर्क का पार्ट है, हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसीजर्स, हमारा डेटा बैंक एक है, तो वी आर अ नेटवर्क फर्म। सेम लोगो, सेम ब्रांड के अंदर काम कर रही है। पहले बताओ, नेटवर्क फर्म का मतलब समझ आ गया? हाँ जी, ये है हमारी नेटवर्क फर्म। जैसे अगर मैं EY कराची हूं, मैं EY कराची हूं, तो EY ओमान मेरी क्या कहलाएगी? जल्दी बताओ, EY ओमान क्या कहलाएगी मेरी? अच्छा, जो EY दुबई है, EY दुबई, जल्दी बताओ, वो भी नेटवर्क फर्म है? अच्छा, KPMG मेरी नेटवर्क फर्म है? KPMG मेरी नेटवर्क फर्म है? नहीं है? चलो एक टेक्निकल बात पूछूं, जवाब दोगे फिर इसी बात का? आ जाओ इधर। मैंने कहा अगर मैं EY कराची हूं, सही है, और एक कंपोनेंट है कंपनी बी, हम कंपनी ए के ऑडिटर हैं जो पेरेंट है। अच्छा, इसका ऑडिट कर रहा है KPMG। तो अच्छा, पहले एक एक करके बताना है, क्या इसके ऊपर, इन चुरंगियों के ऊपर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है? इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कौन सी वाली? जो यहाँ पे अबू धाबी में लग रही हैं, या जो पेरेंट एंटिटी की एंगेजमेंट टीम पे लग रही है? जल्दी बताओ। गलत यार, यही तो फंस गया ना। ये तुमने 600 में फिर क्या किया है? अबे वहां पे स्पेसिफिक सिखाया था कि इसकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ड्राइव होगी वहां से, ऊपर से।
उसको अगर पाकिस्तान का कानून कहता है कि आपने ये चीजें भी नहीं करनी है, एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है एक शेयर भी होगा तो पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता, हाँ या ना में जवाब दो। पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि एक शेयर भी होगा तो पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता। मैं सबसे पूछ रहा हूं यहां पे, प्लीज लिख के बताओ क्यों मर गए हो, क्यों इंतकाल फरमा गए हो? भाई रोजा है, पता है, एनर्जी लाओ, पढ़ाई करनी है, पेपर पास करना है। इधर सुनो आगे, चलो भाई ये बात समझ आ गई, ओके, हमने कहा कि भाई ये हो गया। अच्छा तो मुझे बताओ अब अगर जो कंपोनेंट हमारी है, जो कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑडिट टीम है, जो पहले तो बताओ कंपोनेंट ऑडिट टीम नेटवर्क फर्म का पार्ट है या उसको कटा दें अभी जिंदगी से? कटा दें सर, नेटवर्क फर्म नहीं है, नेटवर्क फर्म नहीं है। तो क्या नेटवर्क फर्म ना हो तो क्या कोई और फर्म ऑडिट नहीं कर सकती कंपोनेंट का? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसमें क्या मना है? उसमें क्या मना है? बिल्कुल कर सकती है, कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। तो मैंने कहा सही है भाई, फिर बताओ अगर कंपोनेंट नहीं है, मान लिया, तो मैंने कहा कि भाई वो जो नेटवर्क फर्म नहीं है उसके अलावा कंपोनेंट ऑडिटर कोई और फर्म है। हमने कहा सही है भाई, कोई और फर्म है, नेटवर्क फर्म के जुम्मे से बाहर आ जाओ। तो हमने कहा जो उसके लोग हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, क्या उनके ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जो अप्लाई होगी वो किसकी होगी? उसकी अपनी होगी या पेरेंट से ड्राइव होगी जो अल्टीमेट ग्रुप का ऑडिटर है? जल्दी बताओ। पेरेंट से। तो अगर फॉर एग्जांपल इसके पार्टनर एक शेयर रख के बैठा हुआ है और वो कह रहा है कोड ऑफ एथिक्स मुझे अलाउ करता है क्योंकि इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का है, क्या उसको बेचना पड़ेगा? क्या उसको बेचना पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि भाई आपकी ये एफएस उठ के वहां जाएंगे, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपकी लग रही है। आप कहोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, आपको याद है कि मैंने जब ऑडिट रिपोर्ट आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि बेसिस फॉर ओपिनियन में हम लिखते हैं ना, वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा एंड वी वर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्टेड बाय आईकैप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसा ही है? जल्दी बताओ, याद करो, ऐसा ही है? एज अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा है? हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं। तो मुझे बताओ, तो मैं रिपोर्ट यहां दे रहा हूं ना, आप अपनी रिपोर्ट में लिख कैसे सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट है जबकि उसमें एक ब्रीच है? उसमें एक ब्रीच है। तो वो ब्रीच क्या यहीं से ड्राइव हो रहा है जो कंपोनेंट का ऑडिटर की वजह से? जल्दी बताओ। तो क्या आप ये जुमला अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। देखो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये वो टेक्निकलिटी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये 600 की रिक्वायरमेंट है, ऊपर से ड्राइव होती है सारी की सारी इंडिपेंडेंस रूल्स। मैं तुम्हें एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, उसकी मुझे क्यों याद रहता है। मुझे ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन आती हैं, सही है ना, केमन आइलैंड से, उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, केमन आइलैंड वालों ने कहा कि भाई आप ये कंफर्म करें कि आप यूएस SEC एक उसके तहत भी आप इंडिपेंडेंट है। मैंने उसको पता रिप्लाई में क्या किया था? मैंने उसको रिप्लाई में कहा था वी वर इंडिपेंडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आईकैप कोड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैंने कहा बस ये। तो उसने मुझे रिप्लाई किया मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, आप प्लीज़ ये पूरी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट रीड करें, अगर इसमें कोई आपका मसला है तो आप वो रिपोर्ट करें, फिर हम देखेंगे सेफगार्ड्स क्या लग सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या उसने मेरे रिप्लाई को इग्नोर कर दिया? क्या उसने मेरे रिप्लाई को इग्नोर कर दिया? बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ओ भाई वो कह रही है कि आपने ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने ये क्यों लिख दिया कि आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट हमारी फॉलो करनी है। तो मैंने कहा अच्छा फॉलो करनी है, तो मैंने तो वो पढ़ी नहीं है। उसने बोला तो रीड कर लो, ये लो, यही तुम्हारे सामने, अगर इस पर भी तुम अगर कंप्लाई नहीं होते हो तो भाई तुम ऑडिट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा हो सकता था? अच्छा इवन तो नेटवर्क फर्म थी, कौन सी फर्म थी लिख के बताओ, कौन सी फर्म थी? कौन सी फर्म थी? क्या कह रहा हूं मैं? नेटवर्क फर्म थी, नेटवर्क फर्म थी। नेटवर्क फर्म ने मुझे कहा, और नेटवर्क फर्म कह रही है कि भाई आपको हमारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे जुरिडिक्शन हमारी चल रही है। अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि हमने जितने भी कंपोनेंट्स को ऑर्डर किया उसमें यूएस SEC की जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी पूरी हुई है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर उसकी फाइल में, ऑडिट फाइल में मेरी कंफर्मेशन नहीं लगी हुई होगी तो क्या मैं इंडिपेंडेंट कहलाऊंगा उन लॉज के तहत? सवाल है, जल्दी बताओ, क्या मैं इंडिपेंडेंट कहलाऊंगा उन लॉज एंड रेगुलेशन के तहत? प्लीज लिख के बताओ। मैं नहीं कहलाऊंगा उन लॉज एंड रेगुलेशन के तहत इंडिपेंडेंट। तो क्या वो ऑडिटर अपने ग्रुप पे रिपोर्ट सही कर पाएगा? हाँ जी, क्या वो ग्रुप ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सही कर पाएगा? हाँ जी, कभी नहीं कर पाएगा। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, क्या ये टेक्निकलिटी समझ आती हैं कि किस तरीके से ये चीजें घूमती हैं? ये यही तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो मैं तुम्हें दिमाग में डालना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक केसेस तो यूं निकल जाएंगे, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अलाइंड हो यहां तक? चलो
पहले एक एक करके बताओ। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ऊपर से नीचे आती हैं, ये समझ आती है, पहला ए पार्ट। दूसरा नेटवर्क फॉर्म समझ आता है कि व्हाट इज द नेटवर्क फॉर्म, सडन हो गया। तीसरा, क्या आपको ये समझ आता है, क्या आपको ये समझ आता है कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपसे पूछूं, इस केस में मेरी जो एग्जांपल है, ये बंदा और ये बंदा दोनों क्या एंगेजमेंट टीम का पार्ट होंगे? एंगेजमेंट टीम का पार्ट है ये? सवाल है, क्या ये दो बंदे एंगेजमेंट टीम का पार्ट हैं ऊपर ग्रुप में? हाँ या ना? दानिश कह रहे हैं यस है। बाकी क्या कह रहे हैं, है या नहीं है? हाँ जी, मिशेल है, सैफुल्ला, मैग भी कह रही है। चलो मान लिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी हम यूं समझें, नेटवर्क फर्म हो या ना हो, जो भी बंदा एंगेजमेंट पे काम करेगा वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। अलाइंड हो? जो भी बंदा एंगेजमेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी बंदा एंगेजमेंट पे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। पहले बताओ, यहां तक अलाइंड हो? क्लियर है? एक स्टेप आगे लेके चलें। अच्छा चलो, इस बातों में एक और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खत्म करो ना। जो मैं एक्सपर्ट लगाता हूं, जैसे लीगल, जो लॉयर होता है हमारा, और प्रॉपर्टी वैल्यूअर, एक्चुरियल, ये हो गए एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। हाँ भाई, क्या ये एंगेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं? क्या ये एंगेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं? नहीं होते? जल्दी बताओ। नहीं, क्योंकि ये ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर रहे होते, ऑडिट प्रोसीजर में हेल्प कर रहे होते हैं सबूत को एवेल्युएट करने के लिए। ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लोग एक्सटर्नल एक्सपर्ट कोई एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता? ऐसा है? जल्दी बताओ। अलाइंड हो? एक और चीज पूछूं ताकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की ये वाली चौरंगी भी खत्म हो जाए। एक और चीज पूछूं, इधर आओ, मुझे बताओ, जो हमारे पास एंगेजमेंट पार्टनर है और EQR है, क्या एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम का पार्ट होता है? हाँ जी, एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम मेंबर होता है? जल्दी से, ये डिस्टिंक्शंस हैं। डेफिनेटली यस होता है। यस लिख दिया। अच्छा, क्या EQR एंगेजमेंट टीम मेंबर होता है? नहीं, ये नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं फिर? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं सर? ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता हमें सर। इसको हम कहते हैं ऑडिट टीम मेंबर। इसको हम ऑडिट टीम मेंबर कहते हैं। ऑडिट का पार्ट होता है, इंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता। अच्छा, ऑडिट टीम मेंबर का मतलब समझते हो? नहीं, इंडिपेंडेंट तो होता है पर वो ऑडिट टीम का पार्ट होता है। अच्छा, ऑडिट टीम का पार्ट मतलब कि मैं उससे अपनी जजमेंट्स के ऊपर राय ले रहा होता हूँ। अगर वो बंदा कामों में इंगेज हो जाएगा तो क्या वो इंगेजमेंट से इंडिपेंडेंट रहेगा? सवाल है आपसे मेरा, जल्दी बताओ। क्या वो इंगेजमेंट से इंडिपेंडेंट रहेगा? नहीं, तो उसकी जजमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो इसको तो अलग रखना चाहिए ना। तो यानी इसको हमने ऑडिट टीम मेंबर बनाया है बट एंगेजमेंट टीम मेंबर नहीं बनाया। यानी हम एक बेसिक लाइन ड्रॉ करें, एंगेजमेंट टीम मेंबर वो होता है जो एंगेजमेंट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। हाँ या ना में जवाब दो, ये बात समझ आती है? एंगेजमेंट टीम मेंबर वो होता है जो एंगेजमेंट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से मेरे बच्चों,
एंगेजमेंट टीम मेंबर वो होता है जो एंगेजमेंट के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। तो फिर ऑडिट टीम मेंबर क्या होता है सर? ऑडिट टीम मेंबर वो होता है जो मुझे मेरी जजमेंट्स को इवैल्यूएट करने में, कंक्लूड करने में हेल्प करे, पर वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, वो ऑडिट टीम मेंबर होता है जिसके पास इंडस्ट्री नॉलेज होती है, वो एक अलग तरीके का एक्सपर्ट होता है, वो सारी चीज़ें। तो सर तो ये जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, ये जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट, क्या वो एंगेजमेंट टीम और ऑडिट टीम मेंबर दोनों का पार्ट नहीं होते? लिख के बताओ। एंगेजमेंट और ऑडिट टीम मेंबर दोनों का पार्ट नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल है, वो इसका कोई जुमरे में नहीं आते हैं, सिंपल बात है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आपके लिए। अच्छा, हमारी जो आईटी टीम आईटी कंट्रोल डेस्क कर रही होती है, वो एंगेजमेंट टीम मेंबर होती है? जल्दी बताओ, ये तुम लोगों के लिए लिख के लाया हूं। हाँ भाई, क्या हमारी जो आईटी टीम है, क्या वो एंगेजमेंट टीम मेंबर कहलाती है? क्योंकि वो कंट्रोल को टेस्ट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, जो इतना सारा डेटा होता है और जो डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट में यूज़ कर रहा होता हूँ अपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने के लिए, क्या वो भी एंगेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं? हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी से मेरे बच्चों। यस। और अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट के IFRS 9 के लिए हमने किसी को बुलाया तो वो मुझे PD LGD की वर्किंग करके देगा। यस, बिल्कुल भी वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। अच्छा, फिर एक अकाउंटिंग इशू आया, आपने अपने IFRS डेस्क को लिख दिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने IFRS डेस्क को लिख दिया अकाउंटिंग इशू के ऊपर। मुझे बताओ, क्या वो आपका काम डायरेक्टली कर रहा है, कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, या आपको कंसल्ट कर रहा है? जल्दी बताओ। आपकी कंसल्टेशन में हेल्प कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है। आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस दे रहा है। तो मुझे बताओ, क्या वो ऑडिट टीम मेंबर कहलाएगा? सपोर्ट बट डू नॉट परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, गेम समझ आनी चाहिए। ओके। फिर अगर एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है, हाँ भाई, अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर फर्म में हो, उसको टेलीकॉम सेक्टर का 25 साल का एक्सपीरियंस हो, क्या आप उससे राय ले सकते हैं? हाँ भाई, बैंकिंग एक्सपर्ट, बैंकिंग एक्सपर्ट हो गया, टेलीकॉम एक्सपर्ट हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या ये लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये मुझे से सपोर्ट कर रहे हैं या एंगेजमेंट में आके काम कर रहे हैं? जल्दी बताओ, लिख के बताओ। सर, ये से सपोर्ट कर रहे हैं, एंगेजमेंट में आके काम नहीं कर रहे, तो ये ऑडिट टीम मेंबर कहलाएंगे। अच्छा, फिर जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, ना तो वो ऑडिट ना तो वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स कहलाते हैं। पहले बताओ, बात समझ आ रही? क्योंकि वो एक्सटर्नल हैं, वो बाहर हैं। अलाइंड हो यहाँ तक मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, ताकि ये वाला किस्सा भी खत्म करें। अच्छा, अब जरा रेफरल पे आते हैं। इस पे थे हम, रेफरल पे ना, ये बात चल रही थी। मुझे एक और बात बताओ, ताकि हम इसको एक्सटर्नल एविडेंस दे दें। बिल्कुल ऐसा है मुझे, बिल्कुल सही जवाब। इधर सुनो, आगे अभी एग्जाम्पल है एक, जल्दी मुझे बताओ। अभी तो मैंने एक कहा ना कि मैंने रेफरल किया। अब सुनो तुम, मैं यहाँ पे EY हूँ और ये KPMG है। अच्छा, मैं KPMG को, सही है, रेफरल फी पे कर रहा हूं कि ये जो तुम कंपनी A का ऑडिट कर रहे हो, मुझे सुनने में आया है कि इसने एक्विजिशन की है, तो जरा इसकी वैल्यूएशन सर्विसेज मुझे दिलवा दो। अच्छा, पहले उल्टा था, पहले मैंने उसको रेफर किया था, अब मैं उसको पैसे दे रहा हूं कि मुझे रेफर कर। पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जल्दी प्लीज बताओ मुझे मेरे बच्चों, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले ऑडिटर कौन था? लिख के बताना, ये कंफ्यूज नहीं करना अपने आपको, लिख के बताना। पहले ऑडिटर कौन था? EY। और EY किसी और को रेफर कर रहा था, बदले में उससे पैसे ले रहा था। पहले बताओ, यहां तक अलाइंड हो? यहां तक अलाइंड हो मेरे बच्चों?
ओके, अब उलट सीन है, अब उलट सीन है, अब उलट सीन ये है मेरे भाई कि अब ईवाई पैसे दे रहा है ऑडिटर को कि भाईजान तुम एक काम ये करो, उसका असाइनमेंट मुझे दे दो क्योंकि तुम तो कर नहीं सकते, तुम तो ऑडिटर हो, तुम तो पाबंद हो। मुझे बताओ अब क्या कोई थ्रेड क्रिएट हो रहा है कि मैं पैसे दे के काम ले रहा हूं? हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ जी दानिश कह रहे हैं यस सर हो रहा है। अच्छा बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा? प्लीज इस बात का जवाब दो जल्दी से। हाँ जी मिशेल कह रही है यस। तो मिशेल कैसे हो रहा है, जरा इस बात का जवाब देती हैं आप कि कैसे हो रहा है? दानिश कैसे हो रहा है? कैसे हो सकता है ये कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूं, बोल रहा हूं काम ले दे मुझे यार? तो सोचना है जरा। सैफुल्लाह कह रहे हैं मुझे तो आइडिया नहीं है। मिशेल एनी आइडिया? क्योंकि आपने कहा है कि थ्रेड अराइज हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है, वेरी वेल डन। देखो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा, यहाँ पे आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। मुझे बताओ आपको मैंने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर सिखाए थे? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। मैंने आपको क्लाइंट एक्सेप्टेंस सिखाया था। क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त भी आपको मैंने सिखाया था कि थ्रेड अराइज होते हैं जब आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना हो, और एक और था वहां पे कि क्वेश्चनेबल इश्यूज, याद है हमने दो चीजें की थी, भूल गए हो आप लोग? याद दिला देता हूं, क्वेश्चनेबल इश्यूज। ये दो बातें थी कि एक्सेप्टेंस के वक्त इन दो वजह से थ्रेड आता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जब मैं रिश्वत दे के पैसे दे के क्लाइंट हथियार रहा हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना हूं? जल्दी बताओ, क्या ऐसा हो सकता है मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना हूं? क्योंकि वो तो मुझे सीधा सीधा रेफर कर देगा यार, तो मुझे बताओ क्या अब यहां पे फिर मेरे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे हिट आती है कि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हूँगा, मैं अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? सारी चीज़ें कॉम्पिटेंस चेक करेंगे ईवाई का, पहले अगर नहीं किया तो मिस्टेक्स निकाल आएंगी तो क्लाइंट को ऑडिटर पकड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात मेरे बच्चों समझ आती है कि रिश्वत देना भी, पैसे देना भी रेफरल के लिए, वो भी थ्रेड क्रिएट करेगा? अगेन ये लिंक्ड है वहाँ पे क्लाइंट अपॉइंटमेंट्स और एक्सेप्टेंस से, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट से। पहले बताओ बात समझ आती है? लिंकिंग समझ आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो कि वो वहाँ से निकलता है। जल्दी से मेरे बच्चों, सबको क्लियर है? A to Z सबसे पूछ रहा हूं मैं, सबसे मतलब सबसे बेहतरीन हो गया। चलें ये भी अलाइनमेंट हो गई, अच्छा फिर एक आखिरी चीज, इसमें तीसरा केस है एक जो हमें समझना है। ईवाई ऑडिटर कंपनी ए का। अच्छा कंपनी ए को कुछ सर्विसेज चाहिए या सॉफ्टवेयर लगवाना है। तो ईवाई ने कहा कि यार मैं आपको रेफर करता हूं एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़े बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। पर ईवाई ने क्या किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर हाउस से एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितना मैं आपको बिजनेस लूंगा उसका मैं 5% लूंगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब मैंने सॉफ्टवेयर हाउस से डील की हुई है और मैं बोल रहा हूँ सर्विस चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या अब कोई थ्रेड क्रिएट होगा? ईवाई बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, और उससे मेरा कमीशन का हिसाब किताब हुआ है। दानिश कह रहे हैं यस होगा, मिशेल कह रही है यस होगा। फिर सेल्फ इंटरेस्ट आ गया कि भाई फिर मैं हो सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दूं जो कि सही नहीं हो, वो बंदे कॉम्पिटेंट ना हो, मैं अपने कमीशन के चक्कर में उसको चुका दूं। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा कल को सॉफ्टवेयर में मसला आया, उसमें से रिपोर्ट्स गलत निकल रही हैं, अकाउंटिंग गलत हो रही है, क्या एडवोकेसी थ्रेड आएगा? सवाल है, क्या एडवोकेसी थ्रेड आएगा? यहां पे लिखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट पहला और एडवोकेसी दूसरा। तो मुझे एक अब बात बताओ, इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? या तो मैं ये अरेंजमेंट ही ना करूं ऐसे, पहला। दूसरा क्या क्लाइंट से परमिशन ले लूं, क्लाइंट को बता दूं कि भाई ये हो रहा है अभी, तुझे फिर भी मंजूर है तो भाई कर ले। क्या ख्याल है? जल्दी बताओ। क्लाइंट को बता दें ताकि क्लाइंट मोहतात हो जाए
और अपने हिसाब से फिर देखें चीजें। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्या ख्याल है? यस, हम उसको बता दें। अगर अच्छा उसके अलावा भी उसने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया तो क्या हमने अपना सेफगार्ड ट्रू एंड फेथ बिल्कुल सही मायने में अप्लाई कर दिया? जल्दी बताओ, फेथफुली अप्लाई किया, ट्रूली अप्लाई किया? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्लैरिटी है? थर्ड पार्टी टेस्ट हो गया ना? थर्ड पार्टी टेस्ट तो यही है ना कि बता दिया उसको। अब क्या इससे ज़्यादा क्या करूं भाई? बताओ, जिससे पैसे ले रहा हूं, जिसके लिए ले रहा हूं, बता दिया ना उसको भाई रेफरल अरेंजमेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं KPMG को रिकमेंड कर रहा था कि भाई उससे वैल्यूएशन करा लो, तो क्लाइंट को बता दूं मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैंने उससे रेफरल फी भी ली हुई है। पहले बताओ हाँ या ना मैं जवाब दो, बात समझ आती है? मैंने रेफरल फी भी ली हुई है, क्लियर कर दूं उसको। फिर वो खुद सोचेगा कि यार ये तो इसने रेफरल फी ली है, हो सकता है इसने ऐसे ही किसी बंदे को उठा के बोल दिया हो, तो क्या क्लाइंट अब चौकन्ना हो कि खुद से ये असेसमेंट्स करेगा सारी? ऐसा है मेरे बच्चों? बेहतरीन है। तो पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो, क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ आता है, अच्छी खासी चीजें कवर की हैं आज। चलें बेहतरीन है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। सवाल दूंगा वो कर लेना, सही है? कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी। चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।